चलो ठीक है। लास्ट टॉपिक में कोई कंफ्यूजन भाई, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था? जी भाई, लास्ट टॉपिक में कोई कंफ्यूजन? कि नहीं, सारा का सारा कंफ्यूजन है भाई? सही है जी, चलो कुछ भी नहीं तो शुरू कर लेते हैं फिर। जे कर्व्स, इससे पहले हम पढ़ चुके थे करंट अकाउंट डिफिसिट, डीवैल्यूएशन। शफकत भाई मेरे, डीवैल्यूएशन जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है ना, इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, पहले आपके पास $1 बराबर था 150 रुपए के, ठीक है जी। आजकल $1 बराबर है 165 के। तो पहले जब आप $1 खरीदते किसी भी फादर को पेमेंट करने के लिए, तो आप घर से 150 रुपए लेकर जाते। अब वही $1 पे करने के लिए आपने 165 रुपए देने होते हैं। तो क्यों क्यों अब आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं ना, अब आप 165 रुपए दे रहे हैं $1 खरीदने के लिए, और पहले 150 रुपए। तो इससे आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई डॉलर के मुकाबले में। तो इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो शफकत आप भाई ये पूछ रहे थे, डिवैल्यूएशन में कोई और पॉइंट है इसमें? जी, तो समझ आ गई भाई आपको अभी? तो जब आपकी करेंसी की वैल्यू या वर्थ गिरती है ना, अब फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हैं कि आपकी पाक रुपी वीक हो रही है जबकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अगर इसका अपोजिट सिनेरियो हो ना, कि आप 165 से 150 पे चले जाओ, तो फिर हम कहेंगे कि पाक रुपी स्ट्रांग हो रही है और डॉलर वीक हो रहा है। क्लियर भाई? तो इसको डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा करंट अकाउंट डिफिसिट, और हमने पढ़ा था कि करंट अकाउंट डिफिसिट कि जब आपकी रिसीट्स कम और आपकी पेमेंट ज्यादा, यानी आपकी एक्सपोर्ट कम और आपकी इंपोर्ट ज्यादा, तो उस सिचुएशन में आप उसको कहते हैं करंट अकाउंट आपका डिफिसिट में। क्लियर जी? और हमने डिप्रिसिएशन भी पढ़ा कि डिप्रिसिएशन क्या चीज होती है, कि किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में जब एक करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। अब जे कर्व इन दोनों के दरमियान हमें एक रिलेशनशिप बताता है। जे कर्व क्या चीज है? जे कर्व कहता है कि यार हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आपकी डिवैल्यूएशन से या डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से इंपोर्ट एक्सपेंसिव जबकि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका करंट अकाउंट डिफिसिट में निकल जाएगा। तो जे कर्व ने एक रिलेशनशिप बताया हमें एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन के मुताबिक और करंट अकाउंट डिफिसिट के मुताबिक, कि इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप किस तरह है अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको पूरा किस्सा सुनाया कि दो टर्मिनोलॉजी यूज हुई, एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन का और करंट अकाउंट डिफिसिट का, कि अगर करंट अकाउंट आपका डिफिसिट में हो या करंट अकाउंट आपका सरप्लस में हो, तो जब डिफिसिट में होगा तो उसको हमने एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन के तरीके से किस तरह डिफिशिएंसी से निकालना है। अगर आपका वो सरप्लस में आ रहा हो और आपकी करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है और आप अभी आपके पास सरप्लस आ रहा है और आप कहना चाहते हो कि यार मैं बेशक मुझे डिफिसिट हो जाए, सरप्लस से मैं डिफिसिट पे पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी करेंसी की वर्थ ज्यादा हो, मेरी करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो, उसकी वैल्यू ज्यादा ना गिरे। तो हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक जे कर्व और एक इनवर्स जे कर्व, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं इनवर्स जे कर्व और इसको कहते हैं जे कर्व। तो अब पहला सिनेरियो हम पढ़ते हैं कि जे कर्व क्या चीज है। अगर आपके पास अभी आपका जो करंट अकाउंट है वो डिफिसिट की क्राइटेरिया में, ये वर्टिकल एक्सिस पर आपके पास सरप्लस, ये ऊपर सरप्लस, ये नीचे डिफिसिट, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम टाइम लेंगे। और इसको मैं बच्चों को बोलता हूँ कि हक, अगर वो बहुत भी कंफ्यूज हो तो यार हक की टाइप बनानी है आप लोगों ने, ठीक है जी।
तो ये जेट का मतलब कि आपने एक हाकी टाइप यानी एक जे टाइप बनानी होगी आपको इस तरह। क्लियर है जी। तो अब ज्यूम कर लेते हैं कि एक इकोनॉमी है जो कि डिफिसिट में चल रही है और उसका करंट अकाउंट है डिफिसिट में। अब वो अपने आप को डिफिसिट से निकालना चाहती है, तो डिफिसिट से निकालने के लिए वो किस तरह एक्सचेंज रेट के थ्रू अपने आप को डिफिसिट से निकालेगी? क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जब आपके पास करेंसी डी वैल्यू होती है तो आपके एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव और ठीक है एक्सपेंसिव हो जाते हैं और फिर आप इंपोर्ट को कम कर लेते हो ना। जब आपके एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होंगे, महंगे होंगे, तो आप इंपोर्ट को कम कर दोगे और आपके एक्सपोर्ट चीप हो जाएंगे। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और एक्सपोर्ट भी आपकी चीप है तो इंटरनेशनल मार्केट में वो कम्पीट कर पाएंगे और ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट में आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और आपका अकाउंट करंट अकाउंट डिफिसिट से निकल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं इस पॉइंट से, ए पॉइंट से। ठीक है जी, जब ए पॉइंट से हम शुरू करते हैं, हम अब करंट अकाउंट हमारा इधर है डिफिसिट में, अब हमने इसको डिफिशिएंसी से निकालना है। तो चलिए ये देखें कि एज्यूम क्या हम पॉइंट ए पे खड़े हैं। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर लें। क्यों करेंसी क्यों डिवैल्यू कर रहे हैं? ताकि हमारे इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। तो ऑटोमेटिकली जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, रिसीट ज्यादा होंगे और पेमेंट्स कम होगी तो आपका करंट अकाउंट डिफिसिट से निकल जाएगा। अब लेकिन दूसरी बात ये कि ये जरूरी नहीं है कि आज आपने करेंसी डिवैल्यू कर दी और अगले दिन आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे। टाइम लेगा, इसलिए इसको हमने ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो हमने लिया ना, इसको हमने टाइम लिया है। ठीक है ना, टाइम। तो टाइम मतलब टाइम ले मतलब आज आपने करेंसी डिवैल्यू करी तो काफी टाइम के बाद आपके फिर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगे और इंपोर्ट कम। ठीक है, एकदम नहीं कि आज आपने एक्सपोर्ट आपके अपने करेंसी डिवैल्यू की और आपके एक्सपोर्ट आज ज्यादा हो जाएंगे और इंपोर्ट कम। थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इधर उन्होंने ये पॉइंट लिखी है कि जब आपने करेंसी डिवैल्यू कर दी तो जो बायर एंड सेलर थे, ठीक है ना, जो पहले ही एक एग्रीमेंट में एंटर हुए थे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बायर और सेलर इस पॉइंट पे एग्री हुए थे कि यार हम आपसे 150 मतलब $1 हम आपको 150 के देंगे। ठीक है ना, अगर हम आपसे चीज लेंगे तो आपने मुझे इतने डॉलर देने हैं और मार्केट में वो बराबर था 150 के। क्लियर। अब आपने करेंसी 185 पे 175 पे लेके गए या 165 पे लेके गए, कुछ ज्यादा ही हुई। ठीक है ना, 165 पे लेके गए तो आज आपने करेंसी डिवैल्यू कर दी। लेकिन जो बायर एंड सेलर थे वो तो ऑलरेडी एग्रीमेंट में एंटर हो चुके थे ना। ठीक है ना, वो तो पहले ही से उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आपस में एग्रीमेंट की थी। तो वो जो खरीदो फरोख्त करेंगे वो तो इस प्राइस पे करेंगे ना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आज तो आपने रेट कम कर दिया लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी जल्दी नहीं होगी। तो शुरू शुरू में आपका करंट अकाउंट डिफिसिट में जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ऑटोमेटिकली आपके एक्सपोर्ट चीप होते जाएंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा होती जाएगी और इंपोर्ट कम होते जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका करंट अकाउंट डिफिशियंसी से निकल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि आपने इस पॉइंट पे आके ना आपने करेंसी डिवैल्यू कर दी और ऑटोमेटिकली बस इस तरह आपका करंट अकाउंट डिफिसिट से निकल जाएगा। नहीं, ये टाइम लेगा क्योंकि बायर और सेलर ऑलरेडी एक एग्रीमेंट में एंटर हो चुके होंगे इस प्राइस पे कि जिस प्राइस पे $1 150 के बराबर था। तो थोड़ा थोड़ा ये टाइम लेता है, ऑटोमेटिकली आपका करंट अकाउंट फिर निकल जाता है। जी, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन पूछे शाबाश। और जे इनवर्स बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। ठीक है जी, तो अगर आपने अपने करंट अकाउंट को डिफिशियंसी से निकालना है और उसके लिए आप एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं तो एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन से आपके एक्सपोर्ट चीप और आपके एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डिफिशियंसी से निकल जाएगा। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होगा, बल्कि उन्होंने टाइम भी दिया ना कि टाइम के साथ साथ ये तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्टमेंट होती जाएगी और आपका करंट अकाउंट माइनस से प्लस में चला जाएगा। जी, और कुछ? तो इस पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? सबा आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, हम पढ़ रहे हैं जे कर्व। ठीक है ना,
तो जेकर हमें एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन और करंट अकाउंट डिफिसिट के मुतालिक बताता है कि करंट अकाउंट डिफिसिट को एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन के थ्रू किस तरह सरप्लस में कन्वर्ट करना है। तो इंशाल्लाह आप फिर बाद में थोड़ा सा ये लेक्चर पढ़ लो। अच्छा, अब इनवर्स जेकर कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो कहते हैं कि यार बेशक हमें सरप्लस ना हो, हमें डिफिसिट हो, लेकिन हमारी करेंसी की वर्थ ना गिरे, हमारी करेंसी की अपनी एक वैल्यू हो। क्लियर जी? तो वो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी करेंसी को डी वैल्यू की बजाय री वैल्यू कर लेते हैं, एक इसको अप्रिशिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इज्यूम करें कि पाकिस्तान कहते हैं कि यार हमने बेशक हमारा करंट अकाउंट अभी, फॉर एग्जांपल हम इज्यूम करते हैं एक मुल्क, पाकिस्तान की मिसाल नहीं लेते, एक मुल्क है जिसका करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है। इन सरप्लस में जाने का मतलब ये कि उसके एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हैं और उसके इंपोर्ट्स कम हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी करेंसी करंट वो जो करेंसी है ना वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। क्लियर जी? अब वो कहते हैं कि नहीं यार हमने 165 से ना अपनी करेंसी को 100 पे लाना है। ठीक है, बेशक हमारे एक्सपोर्ट जो है ना वो सस्ते, हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जाएं और हमारे इंपोर्ट सस्ते हो जाएं, हमें बेशक डिफिशिएंसी हो, डिफिसिट हो हमें, लेकिन हमें जो है ना हमारी करेंसी की वर्थ अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? तो होगा क्या, वो इस पॉइंट से शुरू करेंगे क्योंकि सरप्लस है, वही पुराना डायग्राम, लेकिन अभी इनवर्स जाएंगे हम। तो वो क्या कर लेंगे, जब वो अपनी करेंसी की वर्थ बढ़ाएंगे तो उसके जो इंपोर्ट होंगे वो सस्ते हो जाएंगे और उसके एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली शुरू शुरू में तो उसको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि बायर एंड सेलर ऑलरेडी 165 पर एग्री हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसके एक्सपोर्ट जो होंगे वो एक्सपेंसिव होते जाएंगे और इंपोर्ट चीप होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उसका जो अकाउंट होगा ना वो सरप्लस से डिफिसिट में आ जाएगा। तो इस तरह एक्सचेंज रेट के थ्रू आप अपनी करेंसी की वर्थ बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आपकी इंपोर्ट जो होंगे ना वो सस्ते होके एक्सपोर्ट महंगे, तो ऑटोमेटिकली आप डिफिसिट की तरफ आ जाओगे। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो ये सवाल आ चुका है 9 मार्क्स के लिए, तो काइंडली इसको आप जरा देख लें। जी, अजहर, सलमान, अजहर, शफकत, आसिफ, जिलेकत। क्लियर है भाई? तो काइंडली इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। किसी और का कोई सवाल? जिलेकत, चल नहीं तो आगे जा रहे हैं चैप्टर। अच्छा, हमारा आखिरी टॉपिक्स फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, शुरू करते हैं ना भैया। भाई किसी और का कोई सवाल तो नहीं है ना जी? लास्ट टॉपिक में कोई सवाल तो नहीं है? तो वो जेकर वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वो चैप्टर ही सारा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको कहा था कि मार्केट्स वो जगह होती हैं जहां बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं खरीदो फरोख्त के लिए। तो फाइनेंशियल मार्केट्स वो मार्केट्स होती है जिसमें फाइनेंशियल पेपर्स की खरीदो फरोख्त होती हैं। वो मार्केट जहां बायर और सेलर, जहां बारवर और लेंडर इकट्ठे होते हैं, जिसमें एक बंदा बारो करता है या खरीदता है और दूसरा बंदा लेंड करता है या सेल करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स वो मार्केट्स होती है जिसमें फाइनेंशियल पेपर्स की या जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की खरीदो फरोख्त होती है, या इन सिंपल वर्ड जहां बारवर और लेंडर इकट्ठे होते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस मार्केट को हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होगी, या तो वो मनी मार्केट होगी या वो जाके वो कैपिटल मार्केट होगी। ठीक है जी? अब मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट की वो टाइप है जहां पर वो अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसी ने लेना हो ना, शॉर्ट टर्म लोन किसी ने लेना हो। शॉर्ट टर्म लोन का क्या मतलब है? जो लेस दिन 3 मंथ हो। अगर 3 महीनों या 3 महीनों से कम के लिए आपने लोन लेना है तो आप मनी मार्केट जाओगे। क्लियर जी? तो फाइनेंशियल मार्केट की वो टाइप है जहां अगर आपने लेस देन 3 मंथ्स के लिए लोन लेना हो तो आपने मनी मार्केट
जाना होगा। क्लियर जी। अब मनी मार्केट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, कौन कौन से लोग जाके मनी मार्केट में लोन ले सकते हैं, भाई ये इंपॉर्टेंट है। ये बाकी तो आप पढ़ लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये लिखिए कौन कौन से लोग मनी मार्केट से फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से लोग मनी मार्केट में लोन 3 महीने के लिए लोन दे सकते हैं और 3 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मनी मार्केट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि मनी मार्केट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पहला, एक हमारे पास गवर्नमेंट, इस तरह आप लोगों ने लिखना है फॉर्म में, गवर्नमेंट। दूसरा हमारे पास म्यूचुअल फंड। तीसरा हमारे पास फाइनेंशियल बैंक, ठीक है ना, या अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 3 तरह के लोग हो सकते हैं, 3 तरह के पीपल हो सकते हैं कि जो मनी मार्केट में लोन ले भी सकते हैं और लोन दे भी सकते हैं फॉर 3 मंथ्स। गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां तक काइंडली कोई सवाल मनी मार्केट के हवाले से या मार्केट के हवाले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोगों ने ये, वो आपसे पूछ सकते हैं कि मनी पूछ सकते नहीं, पूछा है उसने कि डिफाइन मनी मार्केट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट। म्यूचुअल फंड अभी आगे आ जाएगा है इस टॉपिक में, अजर इंशाल्लाह आज ही पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे आज। ठीक है जी भाई, यहां तक कोई सवाल? अब जी सबा, शफकत, अहमद, अजहर भाई मेरे, इंशाल्लाह अभी म्यूचुअल फंड आज ही पढ़ लेंगे। आसान है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, सिर्फ ना। अच्छा, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में ये तो वो लोग हैं जो कि मनी मार्केट में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें होती है जिसकी हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट तो बाइंग एंड सेलिंग करेगा, लेकिन किस चीज की बाइंग एंड सेलिंग करेगा? वो इंस्ट्रूमेंट, वो चीजें जो कि इस मार्केट में डील होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारे पास पहले आ जाता है टी बिल्स या ट्रेजरी बिल, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट टी बिल्स को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, ठीक है ना। 3 महीनों के लिए, अगर आपको 3 महीनों के लिए लोन चाहिए तो आप जाके किसी, गवर्नमेंट जाके किसी म्यूचुअल फंड से ले लेगा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ले लेगा। तो टी बिल्स वो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है जो इस मनी मार्केट में डील होता रहता है। तो अगर आपने 3 महीनों के लिए लोन है तो आप टी बिल्स ले सकते हो। तो पहला जो हमारे पास इसमें ट्रेड होगा जो इंस्ट्रूमेंट, तो वो हमारे पास टी बिल्स होगा, इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो ये नॉर्मली गवर्नमेंट ही इशू कर लेती है। अगर गवर्नमेंट को 3 महीनों के लिए लोन चाहिए तो वो टी बिल इशू करके 3 महीनों के लिए लोन ले लेगा, ठीक है जी। 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो टी बिल भी वापस कर लेगा, प्रिंसिपल भी और साथ सूद भी वापस कर लेगा। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये भी गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड वगैरह इशू कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने दूसरा जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास सीडी है, लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं सीडी में। तीसरा जो हमारे पास है कमर्शियल पेपर। यार तो कमर्शियल पेपर आप लोग जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, नॉर्मली ये हमारे पास कमर्शियल पेपर होते हैं जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे पास कमर्शियल पेपर हैं। तो 3 तरह की चीजें इस मनी मार्केट में ट्रेड होती है। एक हमारे पास टी बिल्स, दूसरा हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और तीसरा हमारे पास है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर आपके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट वगैरह हो सकते हैं। क्लियर जी। तो कौन कौन से लोग इसमें डील करते हैं? वो गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड, और लेकिन क्या क्या चीजें इसमें डील होती हैं, किन किन चीजों के थ्रू आप इसमें लोन ले सकते हैं या दे सकते हैं? तो टी बिल्स के थ्रू, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू और कमर्शियल पेपर के थ्रू। पूछे भाई शाबाश, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो इंस्ट्रूमेंट और कंपोनेंट में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। तो कंपोनेंट्स वो जो डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें डील कर सकते हैं, और किन किन चीजों में डील करेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। यहां तक कोई सवाल?
जी, बाकी लोगों को भी क्लियर है जी? चलो ठीक। कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट तो वो मार्केट होती है जिसमें हम 3 से कम या 3 महीनों के लिए लोन ले सकते हैं या दे सकते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकते हैं या दे सकते हैं, जिसमें हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स है, कौन कौन से लोग इसमें डील कर सकते हैं। लॉन्गर पीरियड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने फाइनेंस लेना है या लोन लेना है या कैपिटल लेना है तो आपने कैपिटल मार्केट में जाना होगा, ना कि मनी मार्केट में। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना है तो आपने मनी मार्केट में जाना होगा। तो अब कैपिटल मार्केट जिसमें हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस या लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं या कैपिटल रेस कर सकते हैं, अगर हमें फंड वगैरह चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए 2-3-4 सालों के लिए, ठीक है, कि हम 2-3-4 सालों के लिए लोन लें, ठीक है ना, और हम उसको 2-3 साल बाद पे करें, तो हम हमें कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से लोग डील कर सकते हैं, ये सवाल आ चुका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल मार्केट और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो भाई इस तरह आप लोगों ने लिखना है। कारपोरेशन, कारपोरेशन मीन कंपनी, जो आप बी ला में पढ़ चुके हैं। कमर्शियल बैंक हम पढ़ चुके हैं, ABL, HBL वगैरह कमर्शियल बैंक, ठीक है, जिनका मेन काम बैंक एंड सेलिंग होता है और वो अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ये भी पढ़ लेंगे। इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल वॉरेन बफे, ठीक है ना, या हमारे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर बैठे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इसमें लोन ले सकते हैं और लोन दे सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बैंकों की तरह दिखाई देते हैं लेकिन बैंक होती नहीं, जिस तरह आपकी लीजिंग कंपनी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी, आपकी मुदारिबा कंपनी, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जो बज़ाहिर तो बैंकों की तरह होते हैं लेकिन बैंकों की तरह आम रूटीन में काम नहीं करते, तो इसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपकी मुदारिबा कंपनी, आपकी लीजिंग कंपनी, आपकी ये जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और कॉर्पोरेशन के ब्रैकेट में आप लिख ले कंपनी, तो कंपनी की आप डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो ये लोग इसमें लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं। इनमें से लोग आपके लिए इसमें भी शेयर भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो उसमें हम सिर्फ डेट में डील करते हैं, जबकि इसमें हम इक्विटी में भी डील करते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट डील होते हैं, अब देखें आप। उसमें मेरे ख्याल से सिर्फ डेट था, लेकिन इसमें डेट भी होगी और इसमें इक्विटी भी होगी। डेट वो होता है कि बाद में आपने उसको पे करना होगा, ठीक है ना। अगर आपने लोन लिया तो लोन विद सूद आपने पे करना होगा, ठीक है जी। और इसमें आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, तो इसको कहते हैं डेट कैपिटल। एक होता है इक्विटी कैपिटल, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन डेट में ये नहीं होता भाई, प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, आपको वो इंटरेस्ट फिक्स रेट से मिलेगा। तो इसमें दो तरह की कैपिटल डील होते हैं, डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। अब डेट कैपिटल में क्या क्या चीजें शामिल हैं। डेट कैपिटल में सॉवरेन बॉन्ड, जो कि नॉर्मली हुकूमत इशू करती है, इसके थ्रू वो लोन ले सकते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड नॉर्मली ये लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है ये इशू कर लेती है। डिबेंचर आप जानते हैं, ठीक है ना। और कारपोरेट बॉन्ड जो नॉर्मली कंपनियां वगैरह इशू करती हैं, ठीक है जी। तो डेट कैपिटल में सॉवरेन बॉन्ड, ठीक है, जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट इशू करती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड नॉर्मली ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट वगैरह, ठीक है ना। और डिबेंचर तो आप जानते हैं, क्लियर जी, बॉन्ड या डिबेंचर। और कारपोरेट बॉन्ड जो कि नॉर्मली कंपनी, अगर कंपनी को लोन की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू कर लेगी, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल्स वो खरीद लेंगे, फिर बाद में कंपनी जो होगी ना उसको लोन भी दे, सॉरी प्रिंसिपल भी दे देगी और इंटरेस्ट भी दे देगा। तो जी कंपोनेंट और इंस्ट्रूमेंट में कोई सवाल, तो ये इन्होंने फिर सॉवरेन बॉन्ड की मिसाल दी है आपने, तो इसको आप जरा फिर पढ़ लें। जी यहाँ तक कोई सवाल। म्यूनिसिपल नॉर्मली प्रोविंशियल गवर्नमेंट इशू करती है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी लोन की जरूरत होगी ना
तो वो म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करके उसके थ्रू वो लोन ले सकती है। तो टाइप्स है ना मुख्तलिफ बॉन्ड्स की, और कॉर्पोरेट बॉन्ड नॉर्मली कंपनी इशू करती है। जी जी अजहर क्लियर हुआ भाई? ठीक जी, बाकी खामोश बैठे हैं। अच्छा अब हम आ जाते हैं इक्विटी साइड पे, क्योंकि इसमें दो तरह की कैपिटल रेज होते हैं ना, इक्विटी और डेट। तो डेट तो हमने पढ़ा, डेट के लिए तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, काइंडली आपका ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आधा घंटा इंशाल्लाह। इसमें फिर कॉमन स्टॉक के थ्रू या कॉमन शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डेरिवेटिव, आज हम डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। दीज आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज वो इदारा होता है जहां शेयर की खरीदो फरोख्त होती है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं ना, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके ना खरीदो फरोख्त कर सकते हो उसकी। तो स्टॉक एक्सचेंज में कॉमन स्टॉक या कॉमन शेयर्स, प्रेफरेंस स्टॉक्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स एंड डेरिवेटिव, तो ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं। तो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज पहले केसी था, कराची स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। पहले 3 जगह पर स्टॉक एक्सचेंज होते थे और हर एक के मुख्तलिफ नाम दिए। अब उसने सिर्फ एक ही कर दिया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, PXS, ठीक है ना, पाकिस्तान PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। तो अगर आपने ये चीजें लेनी हो या बेचनी हो तो आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदनी और बेचनी होगी। क्लियर जी? अब ये स्टॉक एक्सचेंज की डिफिनीशन होती है, स्टॉक एक्सचेंज में वो इदारा है जहां पर लोग शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर के एक होते हैं कॉमन शेयर या कॉमन स्टॉक, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर या प्रेफरेंस स्टॉक। यार ये तो अगर किसी ने बीला पढ़ी हो ना तो ये तो उनको आना चाहिए, ठीक है। कॉमन स्टॉक या कॉमन शेयर वो शेयर होते हैं जिसमें जो ऑनर होगा उसको ऑनरशिप की वो एक तो उसकी ऑनरशिप होगी, दूसरी बात ये कि उसको वोटिंग राइट हासिल होगा, ठीक है जी। मेन जो डिफरेंस है इसमें वो वोटिंग पावर का। क्लियर जी? प्रेफरेंस शेयर में जिसका नाम इससे ही जाहिर है कि अगर डिविडेंड आएंगे तो डिविडेंड से पहला हिस्सा जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होंगे उसको तरजीह दी जाएगी और डिविडेंड उनको मिलेंगे। फिर उसके बाद जो बच जाएगा डिविडेंड में से वो जो जिसके पास कॉमन स्टॉक हो या ऑर्डिनरी शेयर्स हो उनको मिल जाएंगे। क्लियर जी? लेकिन कॉमन स्टॉक में इनके पास वोटिंग पावर होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में जो इसके शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास वोटिंग पावर नहीं होती, सिर्फ डिविडेंड में उनको पहला हक दिया जाएगा। दूसरी बात कि नॉर्मली कॉमन स्टॉक में डिविडेंड फिक्स होता है, सॉरी प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है कि यार फॉर एग्जांपल आपको तो डिविडेंड मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 100 प्रॉफिट कमाया तो आपको इसका बस फिक्स 20 ही मिलेगा, ठीक है। अगर कंपनी 80 भी कमाए ना तब भी आपको 20 मिलेगा। क्लियर जी? अगर कंपनी 200 भी कमाए तब भी आपको 20 मिलेगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं या कॉमन स्टॉक होते हैं इसमें आपकी प्रॉफिट वेरिएबल होती है। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी कम प्रॉफिट कमाएगी तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क है। तो नॉर्मली इनके थ्रू भी कैपिटल रेज होता है, ठीक है, लेकिन ये कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं, मनी मार्केट में नहीं आते। बिल्कुल, लॉस होगा तो लॉस, अगर लॉस होगा तो फिर दोनों को तो डिविडेंड नहीं मिलेगा ना। समझ आ गई ना अजहर? अगर अल्लाह ना करे लॉस हो जाते हैं तो फिर तो प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो प्रॉफिट तो फिर प्रेफरेंस शेयर को भी तो डिविडेंड मिलेगा ना। वो तो डिबेंचर होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में अगर लॉस हो, लॉस, ठीक है भाई, तो फिर तो प्रॉफिट नहीं आया, तो फिर तो वो दोनों हाँ अगर प्रॉफिट इतना आया कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का प्रॉफिट आया अब, तो बस फिर प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट मिल जाएगा और कॉमन शेयर को 0 मिलेगा फिर, ठीक है भाई। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड क्या चीज होती है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा इदारा होता है, या किस तरह आपका यूबीएल का है, यूबीएल की म्यूचुअल फंड्स, आपके मीजान की म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना। तो इस तरह के जो फंड्स होते हैं इनका मेन क्या काम होता है? ये जिनके पास सरप्लस पैसा होता है
ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल एक इदारा होता है जो कि पैसा कलेक्ट करता है, जिनके पास सरप्लस पैसा होता है ना, उनसे पैसा उठा के ना फिर मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इसकी। जिस तरह आपकी जो CFAs वगैरह होते हैं, इस तरह के लोग इस इदारों में बैठे होते हैं कि वो पैसा उठाएंगे, भी कैलकुलेशन करेंगे कि मुझे कहाँ फायदा है कि मैं इसको इन्वेस्ट कर लूँ। भाई मैं इसको शेयर्स में इन्वेस्ट कर लूँ, मैं इसको डिबेंचर में इन्वेस्ट कर लूँ, मैं उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लूँ, भाई मैं इसको जगह कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर लूँ कि हमें प्रॉफिट हो। और वो प्रॉफिट आके जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हो उसको उस रेशो से दे दूँ और बाकी हम अपने जेब में डालें, मतलब इदारे के जेब में डालें। तो म्यूचुअल फंड जिस तरह आपका अल अमीन UBL का मेरे ख्याल से कि ठीक है ना, मीज़ान का है, ठीक है, तो मुख्तलिफ बैंकों के मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्लियर जी? आप गूगल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा इदारा होता है कि जो सरप्लस पैसा उठाता है लोगों से, कलेक्ट करता है, पूलिंग कर लेता है उसका, और फिर मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करके ताकि प्रॉफिट कमाए। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी फिर लोग फंड रेस कर सकते हैं। तो अगर ये था म्यूचुअल फंड। क्लियर भाई? यार इसका ये मुदारबा वगैरह भी तकरीबन आ जाते हैं इसमें, बिल्कुल मुदारबा वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड कि जिसने सरप्लस पैसा उठाना है, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी और प्रॉफिट कमाना है। ठीक है जी। तो ये CFAs वगैरह, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये ठीक है जी, या कि कौमी बचत वगैरह, तो ये इस तरह के इदारे जो होते हैं जी। तो म्यूचुअल फंड में कोई कंफ्यूजन? क्या ये पैसे लेते लोग? पैसे लेते हैं ना, तो भाई पैसे लिए और जिसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी उसको दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको लगे कि रियल एस्टेट में पैसों की जरूरत है ना, तो उनको दे देंगे, उधर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। एक से पैसे लेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है ना? तो जिनके पास सरप्लस होगा उनसे ले लेंगे, जिनको जरूरत होगी उधर इन्वेस्टमेंट के उनको दे देंगे। समझ आ गई भाई? जी, बाकियों को भी म्यूचुअल फंड का क्लियर है कि नहीं? पूछे शाबाश। आज बच्चे क्यों कम है? आखिरी क्लास है तो इस वजह से। जी खाकान, आसिफ, सबा, ये बड़ा जी आजकल के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहले पहले ये 2015-16 से इंट्रोड्यूस हुए हैं ना। श्योर? अच्छा, अब आ जाते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ। डेरिवेटिव्स पे हम थोड़ा थोड़ा पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज उसको ठीक है जी, बस आप लोगों ने यहीं से देखना है, इसको समझना है। Derivatives, an instrument whose price is dependent on one underlying assets, it is merely a contract between two parties। ठीक है ना? याद रखें कि ये दो पार्टियां होंगी, दो पार्टियों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर जी? और जिसकी एक ऐसा फिर इंस्ट्रूमेंट होता है, पहली बात की एक एग्रीमेंट है, दूसरा बात ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है जी। चेंज इन अंडरलाइंग एसेट कैन क्रिएट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द डेरिवेटिव। अगर अंडरलाइंग एसेट्स में या उसकी प्राइस में कोई चेंज आता रहता है तो डेरिवेटिव पर उसका असर पड़ेगा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी। इसकी मिसाल होते हैं फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, लेकिन मैं आपको ऑप्शन की मिसाल देता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि फॉर एग्जांपल आज 25 जुलाई को आप कंपनी ने आप एक कंपनी के CFO, बहुत कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो अपने एम्प्लॉय को लूज नहीं करना चाहती, वो बहुत कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, ठीक है, जो अपनी कंपनियों को एम्प्लॉय को लूज नहीं करना चाहते। वो कहते हैं यार अगर ये बंदा जाएगा तो एक तो मैं इसको लूज कर लूंगा, ठीक है ना, दूसरा बंदा आएगा तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा उसको समझाने में, काम करने में, और शायद वो इस तरह का कॉम्पिटेंट हो कि नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर ये मुझसे जाएगा तो ये मेरे कंपटीटर के पास जाएगा, तो ये मेरे से बहुत सी बातें लेके उसको बता देगा और मेरे कंपटीशन में फिर मसला आएगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं
वो अपने एम्प्लॉय को लूज नहीं करना चाहते, तो वो उसको ऑप्शन देते हैं कि यार चलो मैं आपको ना अपनी कंपनी में पार्टनर बना देता हूँ। एक मिनट सब्र करें यार। जी, तो वो उसको ऑप्शन देते हैं कि यार आज 25 जुलाई को मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि फॉर एग्जांपल 31 जुलाई को आप मेरी कंपनी के ना 100 शेयर्स ले सकते हो और पर शेयर आप ना 2 रुपए मुझे दो। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। अब आप अपने ऑप्शन अवेल करते हो कि नहीं अवेल करते, ये आपकी अपनी मर्जी, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। ठीक है जी, कि आप मेरे 100 शेयर्स ले लो कंपनी के। ठीक है, अब देखो कंपनी भी जो शेयर्स है ना वो भी एक डेरिवेटिव है, शेयर भी डेरिवेटिव है और ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव है। अब शेयर डिपेंड कर रहा है ऑप्शन की एक्सरसाइज पर। ठीक है, अब आप देखिए 31 जुलाई जब आया तो मार्केट में कंपनी का जो शेयर की प्राइस थी मार्केट से वो मुझे 1 रुपए में मिल रहा था। तो भाई मैं क्यों 2 रुपए में शेयर ले कंपनी के ऑप्शन अवेल कर लूं, मैं मार्केट से क्यों ना लूं। क्लियर जी। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि ऑप्शन ने डिपेंड, शेयर ने डिपेंड किया ऑप्शन की प्राइस पर। यह भी मुमकिन है कि मार्केट में वो 3 रुपए का हो तो फिर ये मैं अवेल कर लूंगा। ठीक है, ये ऑप्शन फिर मैं अवेल कर लूंगा, फिर मैं कंपनी से 2 रुपए में क्यों ना लूं कि मैं बाहर से 3 रुपए में लूं। तो एक डेरिवेटिव ने, शेयर ने ऑप्शन की एक्सरसाइज और नॉन एक्सरसाइज पर डिपेंड कर रहा है। मैं अवेल करूं कि ना करूं ये ऑप्शन पर, उस तारीख पर